हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि नीट 2024 में पूछे जा सकते हैं या मोस्ट प्रोबेबली इनमें से ही पूछे जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। दिस ब्लड वेसल्स इन द मेमल्स वुड टिपिकली कैरी द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। तो इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? डोर्सल अरोटा, रीनल वेन, हिपेटिक पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन। अब इस ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है, कई लोग लगाएंगे रीनल वेन कि यूरिया तो किडनी के अंदर जाके बाहर एक्सक्रीट होता है तो सबसे ज्यादा रीनल वेन में होगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, बल्कि इसमें तो मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है। अगर मिनिमम पूछता तो ये आंसर होता है। समझ में आ गई? तो इसका आंसर होगा हिपेटिक वेन, डी। हिपेटिक वेन क्यों होगा? क्योंकि यूरिया का सिंथेसाइज होता है। तो इसका आंसर पहले टिक कर लो लाल से, डी हिपेटिक वेन। ये भी नहीं होगा, यही होगा, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होता है। समझ में आ रही है? तो ये याद रखना, मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होता है रीनल वेन में और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होता है हिपेटिक वेन में। अब यूरिया का सिंथेसाइज होता है, यूरिया सिंथेसाइज इन लीवर। तो अब हिपेटिक वेन क्या करती है? हिपेटिक वेन लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस यूरिया, क्योंकि ये डायरेक्ट लीवर से कनेक्टेड है। कौन सी? हिपेटिक वेन। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया इसके अंदर ही आएगा, क्योंकि किससे कनेक्टेड है? लीवर से। और यूरिया कहाँ बन रहा है? लीवर में बन रहा है, तो सबसे ज्यादा अमाउंट इसमें ही होगा। फिर हिपेटिक वेन यूरिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि वेन्स के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओनली पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है बॉडी के अंदर जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्मोनरी वेन होती है, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। कहां से आता है? लंग्स से, ऑक्सीजनेशन होके। समझ में आ रही है? तो यूरिया सिंथेसाइज इन लीवर, फिर वहां से हिपेटिक वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लीवर में प्रेजेंट होता है, और यूरिया उसको ले जाती है इंफीरियर वेना केवा के पास। समझ में आ रही है? आईवीसी के पास। तो इसका आंसर होगा हिपेटिक वेन। ये याद रखना, हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगली बार मिनिमम अमाउंट का आ सकता है, मैक्सिमम का आ गया है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, तो इस बार आ सकता है मिनिमम अमाउंट। तो इसका आंसर होगा रीनल वेन। समझ में आ रही है? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विथ एन अननोन ब्लड ग्रुप, मतलब एक पेशेंट का या एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है जिसका ब्लड ग्रुप अननोन है, उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड, उसका एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है, एट वंस ऑफर्स हिज ब्लड, एक बार अपना ब्लड देता है वो उसको। व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर? इसका ब्लड ग्रुप क्या है? अननोन है, तो हमें पता नहीं है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम इसको कौन सा ब्लड दें? तो इस कंडीशन में अपन देंगे यूनिवर्सल डोनर का ब्लड। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? यूनिवर्सल डोनर होता है ओ ब्लड ग्रुप, मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप का मतलब होता है इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना IA एंटीजन ना IB एंटीजन, ये दोनों एंटीजन एब्सेंट है। कोई भी एंटीजन नहीं है ओ ब्लड ग्रुप के पेशेंट के अंदर, ना IA एंटीजन ना IB एंटीजन, तो इसके खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होगी। जब एंटीजन ही नहीं होगा तो उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी, तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता ओ ब्लड ग्रुप के पेशेंट के पास, ना तो A एंटीजन होता ना B एंटीजन होता। समझ में आ रही है? तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं अगर अपन इसको किसी के पेशेंट के बॉडी के अंदर डालेंगे। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं है उसके ब्लड में जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बने। दो ही एंटीजन होते हैं, एक तो A एंटीजन और एक B एंटीजन, IA और IB, दोनों एंटीजन ही एब्सेंट होते हैं वो ब्लड ग्रुप के पेशेंट में, तो उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं जिसके अंदर अपन ब्लड डालेंगे। रेसिपिएंट बोलेंगे, जो ब्लड लेगा उसको रेसिपिएंट, जो ब्लड देगा उसको डोनर। तो रेसिपिएंट का अपन को ब्लड ग्रुप ही पता नहीं है, तो ऐसे केस में अपन रिस्क नहीं लेंगे और अपन किसका ब्लड, कौन सा ब्लड देंगे उसको? यूनिवर्सल डोनर का, जो सबको ब्लड दे सके।
सबको ब्लड क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके ब्लड के अंदर कोई एंटीजन नहीं है। किसके ब्लड के अंदर कोई एंटीजन नहीं है? ओ ब्लड ग्रुप के पेशेंट के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता। जब एंटीजन ही नहीं है तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, किसी की भी बॉडी में डालोगे तो आप, तो यूनिवर्सल डोनर है। तो ऐसे केस में जिसके अंदर अपन को ब्लड ग्रुप पता नहीं है पेशेंट का और उसको इमीडिएट ब्लड की जरूरत है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो उसको अपन कौन सा ब्लड देंगे? ओ ब्लड ग्रुप। समझ में आ रही है? तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? जो सबसे ब्लड ले सकता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ए बी ब्लड ग्रुप। ये सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। समझ में क्यों ले सकता है ये? क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन है, आई ए एंटीजन और आई बी एंटीजन। समझ में आ रही है? तो इसकी बॉडी अडप्ट हो रखी है दोनों एंटीजन के लिए, आई ए एंटीजन के लिए भी और आई बी एंटीजन, दोनों उसकी बॉडी के अंदर पहले से ही दो एंटीजन है। तो इसके लिए कोई भी एंटीजन फॉरेन एंटीजन नहीं है, तो इसके खिलाफ कभी भी कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी इसकी बॉडी। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है जो सबसे ब्लड ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि इसकी बॉडी में ऑलरेडी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है। अब इसकी बॉडी दोनों एंटीजन को जानती है अच्छी तरीके से, भाई ये अपने ही एंटीजन है, तो इनके खिलाफ कभी भी वो एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, क्योंकि सालों से ये एंटीजन इसकी बॉडी में रह रहे हैं, इसके ब्लड के अंदर, तो इनको जानती है इसकी बॉडी, तो इसके खिलाफ कभी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। किसके खिलाफ? आई ए एंटीजन और आई बी एंटीजन के खिलाफ कभी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। समझ में आ रही है? और इसके खिलाफ तो कोई ओ ब्लड ग्रुप के पेशेंट के पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं होगी। और इसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसकी बॉडी को लगेगा कि ये अपने ही एंटीजन है, तो कभी इसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। तो ये तो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी ब्लड ग्रुप वाला, और ये होता है यूनिवर्सल डोनर। समझ में आ गई? अब दूसरा क्वेश्चन देख। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा है। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। द साउंड हर्ट द सेकंड हार्ट साउंड इज हियर्ड व्हेन। डॉक्टर ने क्या किया? स्टेथोस्कोप यूज लिया किसके लिए? साउंड्स किसको हियर करने के लिए? साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में दो साउंड प्रोड्यूस होती है, S1 S2, नॉर्मल पर्सन में, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में। बाकी कोई डिजीज वाला पर्सन होगा जिसकी माइट्रल रिगर्जिटेशन, वो आप बाद में पढ़ोगे MBBS में, उस केस में आपको मरमर सुनाई दे सकते हैं, लेकिन वो मरमर क्या होते हैं? पैथोलॉजिकल होते हैं, मतलब कोई बीमारी की वजह से होते हैं। S1 S2 क्या है? फिजियोलॉजिकल साउंड है, मतलब ये नॉर्मल हार्ट में भी सुनाई देगी, और वो पैथोलॉजिकल चीजें हैं। तो नॉर्मल कार्डियक साइकिल में दो साउंड सुनाई देती है, S1 S2। S1 को बोलते हैं लब और इसको बोलते हैं डब, लब डब लब डब। ईच कार्डियक साइकिल में लब डब दो हार्ट साउंड सुनाई देती है। ये सुनाई देती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। और S2 साइड सुनाई देती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। नीट यूजी के लेवल पे आपको ये याद रखना है, हमेशा साउंड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू क्लोजर ऑफ वाल्व। हमेशा वाल्व के बंद होने से साउंड सुनाई देगी। आपके लेवल पे आपको इतना याद रखना है, नीट यूजी के लेवल पे, कि हमेशा साउंड कब प्रोड्यूस होगी कार्डियक साइकिल में? वाल्व के बंद होने में। जब भी वाल्व बंद होगा, या तो सेमिलुनर वाल्व बंद हो या ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व बंद हो, उसके वाल्व के बंद होने से ही साउंड प्रोड्यूस होगी। कभी भी वाल्व के ओपन होने से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। आपके लेवल पे इतना याद रखना है आपको, वाल्व के ओपन होने से कभी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, और वाल्व के बंद होने से साउंड प्रोड्यूस होगी। समझ में आ रही है? इसको ऐसे समझ सकते हो, जब गेट खुलता है तब कोई बहुत कम आवाज आती है, जब गेट बंद होता है तब थोड़ी सी आवाज होती है। समझ में आ रही है? तो वाल्व के बंद होने से आपके लेवल पे तैसे याद रखना है कि साउंड प्रोड्यूस होती है वाल्व के बंद होने से। अगर ऑप्शन के अंदर ओपन के अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको काट देना है। वाल्व के ओपन होने से कभी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी, तो जहां पे ओपन दिख रहा है उसको काट दो। सिर्फ वाल्व के बंद होने से होगी, बाकी सब कंडीशन को काट दो।
ए बी नोट रिसीव सिग्नल, इसकी वजह से भी नहीं होती। वेंट्रिकुलर वाल्व सिर्फ क्लोज होने से याद रखना है आपको, ना तो ओपन होने से होगी ना वाइब्रेशन से होगी, सिर्फ क्लोज होने से याद रखना है। सेमी लूनर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड, देख लो सेमी लूनर वाल्व क्लोज होती है उसकी वजह से होती है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट ए। अब दूसरा क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कब होगा, जब RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस हो। कब होगा, RH नेगेटिव मदर हो और RH पॉजिटिव फीटस हो। ऐसा क्यों होता है, RH नेगेटिव मदर है, इसका RH नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसके अंदर RH फैक्टर एब्सेंट है। जो जीन RH फैक्टर को बनाता है वो जीन एब्सेंट है, तो RH फैक्टर बनेगा नहीं। और RH पॉजिटिव का मतलब होता है जिसके अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट हो। जब इसके अंदर RH फैक्टर एब्सेंट है तो इसके लिए RH फैक्टर मतलब RH नेगेटिव मदर के अंदर RH फैक्टर एब्सेंट है, तो इसके लिए RH फैक्टर क्या होगा, फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस की तरह एक्ट करेगा RH सब्सटेंस, क्योंकि इसकी बॉडी RH फैक्टर को जानती ही नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर शुरू से ही RH फैक्टर है ही नहीं। जो RH फैक्टर को बनाता है वो जीन ही एब्सेंट है, तो इसकी बॉडी में कभी RH फैक्टर था ही नहीं। तो अगर मान लो इसकी बॉडी के अंदर कभी RH फैक्टर का कॉन्टेक्ट होएगा तो RH फैक्टर इसकी बॉडी के लिए कैसे एक्ट करेगा, फॉरेन सब्सटेंस की फॉर्म में, मतलब इसकी बॉडी RH फैक्टर को जानेगी ही नहीं, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो जब RH पॉजिटिव फीटस RH नेगेटिव मदर के पेट में होगा, वोम में यानी कि यूट्रस में, RH पॉजिटिव फीटस जब RH नेगेटिव मदर के पेट में होगा तब डिलीवरी के टाइम में, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम में क्या होगा, ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा ब्लड, किसका ब्लड, RH पॉजिटिव फीटस का ब्लड। RH पॉजिटिव फीटस का ब्लड कांटेक्ट में आ जाएगा किसके, RH नेगेटिव मदर के ब्लड से। जब ये RH पॉजिटिव फीटस का ब्लड RH नेगेटिव मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी, RH नेगेटिव मदर के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बनने लग जाएगी, किसके खिलाफ, RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, क्योंकि इसकी बॉडी कभी अडप्ट ही नहीं थी RH पॉजिटिव ब्लड के लिए, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर RH फैक्टर था ही नहीं। जब ये RH पॉजिटिव ब्लड इस मदर के कांटेक्ट में आएगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी इसकी बॉडी, किसकी बॉडी, मदर की बॉडी, किसके खिलाफ, RH फैक्टर के खिलाफ। क्यों बनाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि इसकी बॉडी इसको फॉरेन सब्सटेंस समझेगी। क्यों समझेगी, क्योंकि इसके अंदर कभी RH फैक्टर था ही नहीं, तो RH फैक्टर को ये फॉरेन सब्सटेंस समझेगी। तो ड्यूरिंग डिलीवरी जब इसका फर्स्ट बेबी डिलीवर होगा जो RH पॉजिटिव होगा, तो ये RH पॉजिटिव ब्लड इस मदर के कांटेक्ट में आएगा और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी मदर की बॉडी। तो जब ये सेकंड बेबी जब दोबारा प्रेग्नेंट होगी ये लेडी, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इसके पेट में दोबारा RH पॉजिटिव बेबी होगा, तो जो इसकी बॉडी होगी मदर की उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। समझ में आ रही है। और जो बेबी होगा उसके पेट में वो खराब हो जाएगा। कब खराब होगा, ड्यूरिंग सेकंड प्रेगनेंसी। सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम वो बच्चा पेट में ही खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम, पहली डिलीवरी के टाइम इसका ब्लड इसके कांटेक्ट में आया था, उसकी वजह से इसके अंदर एंटीबॉडी बन गई। अब जैसे ही RH पॉजिटिव बेबी इसके यूट्रस में आएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडी पहले से ही प्रेजेंट होगी इसके ब्लड में और उसको खत्म कर देगी उस बेबी को। समझ में आ रहा है, क्यों कर देगी, क्योंकि पहली डिलीवरी के टाइम में एंटीबॉडी बन चुकी थी इसके ब्लड में। अब जैसे इसकी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में RH पॉजिटिव बच्चा इसके पेट में होगा तो उसको खत्म कर देगी एंटीबॉडी, उसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो कब होता है, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव फीटस की कंडीशन में। तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन सीक्रेटेड बाय
लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों चीजें कौन सी क्रिएट कर सकता है एक बार में? बेसोफिल। इसका आंसर होगा डी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डब्ल्यूबीसीज इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड अस्थमा रिएक्शन? इनमें से कौन सी डब्ल्यूबीसी एलर्जिक और अस्थमा रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इयोसिनोफिल्स। इसलिए अगर अपन इसके खिलाफ क्या दे सकते हैं? ड्रग्स दे सकते हैं इयोसिनोफिल्स के खिलाफ। किसके अंदर? अस्थमा के पेशेंट्स में। जिस अस्थमा के अंदर इयोसिनोफिल इन्वॉल्व होती है उसके खिलाफ अपन एंटीबॉडी दे सकते हैं इयोसिनोफिल्स के खिलाफ। उसका नाम क्या होता है? बर्नेलिजुमैब, डुपेलिमैब। ये थोड़ा हाई लेवल की चीज है, लेकिन इयोसिनोफिल इन्वॉल्व रहती है, इतना याद रखना। और इसके खिलाफ एंटीबॉडी ड्रग्स देते हैं, वो होता है बर्नेलिजुमैब, डुपेलिमैब। दो तीन चीजें याद रख लो, कई बार पूछ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स कौन प्रोड्यूस करता है? इरिथ्रोसाइट्स तो ये आरबीसीज है। थ्रोम्बोसाइट ये प्लेटलेट्स बनाते हैं, ये डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इसका आंसर होगा मेगा कैरियोसाइट्स, सेकंड। मेगा कैरियोसाइट्स क्या है? बोन मेरो के अंदर सेल्स होती है जो कि क्या फॉर्म करती है? प्लेटलेट्स। समझ में आ गई? तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogen into fibrin? फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका आंसर होगा ए। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आरबीसी। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 डेज, ये सही है। 120 दिन की लाइफ स्पान होती है आरबीसी की, फर्स्ट सही है। आरबीसी कैन रिप्रोड्यूस, ये गलत है। आरबीसी कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस एब्सेंट होगी तो जेनेटिक मटेरियल भी एब्सेंट होगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है तो इसका मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन, मेल और फीमेल का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है, उससे नया लाइफ का फॉर्मेशन होता है। जब जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन ही नहीं होगा किसका? जेनेटिक मटेरियल का, तो रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होगा। आरबीसी कम्स आउट फ्रॉम मेरो आफ्टर 7 days मेचुरेशन, ये सही है, इंपॉर्टेंट है ये। आरबीसी एज न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस होती नहीं है, मैंने बताया था अभी, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 3, ये सेकंड हटा देना, इसका आंसर होगा फर्स्ट। तो सही कौन सा है? पहला और तीसरा। आरबीसी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, न्यूक्लियस भी नहीं हो सकती, तो इसका आंसर होगा ए। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सेकंड और फोर्थ रॉन्ग है। ये क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लूइड फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, सही है। मोस्ट कॉमन फ्लूइड होता है ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट किसका करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और CO2 का करता है। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन देगा और CO2 ले लेगा, तो एक्सचेंज हो रहा है ना सब्सटेंस का। और न्यूट्रिएंट्स भी देता है टिश्यू को। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन सप्लाई करता है टिश्यूज को? वो सप्लाई करता है ब्लड। जो न्यूट्रिएंट्स अपन डाइजेशन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं उनको कौन सप्लाई करता है टिश्यूज तक? ब्लड। टिश्यू फ्लूइड इज कलर्ड फ्लूइड, आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। टिश्यू फ्लूइड इज ए कलर्ड फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है? एक तो लिम्फ होता है। टिश्यू फ्लूइड को और क्या कहते हैं? लिम्फ होता है। लिम्फ को पता है अपन को क्या है? कलरलेस फ्लूइड होता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? कलर्ड फ्लूइड। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो सेल्स के बीच में चलता है। दो सेल्स के बीच में जो जगह होती है उसके बीच में लिम्फ का फ्लो होता रहता है, इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये तो गलत है, सेकंड भी गलत। फर्स्ट सही है,
ये भी गलत है, इसमें दोनों को ही गलत बता रखा है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये सही है, आंसर थर्ड हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ऑप्शन गिवन बिलो। द सेंटेंस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये लिखे हुए सेंटेंस। ब्लड इज ए, अब ऑप्शन में देखो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सही है ये। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। जिसके अंदर क्या एब्सेंट होता है? फाइबर एब्सेंट होता है या फाइब्रोब्लास्ट एब्सेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट एब्सेंट होते हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती है। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, प्लस सेल्स। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर दो चीज होती है, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस और एक होता है फाइबर्स। फाइबर्स और ग्राउंड ग्लास सब्सटेंस। ग्राउंड ग्लास सब्सटेंस में होता है ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स। और फाइबर के अंदर तीन तरह के फाइबर होते हैं, रेटिकुलर, कोलेजन और इलास्टिन। तो कनेक्टिव टिश्यू के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और सेल्स। सेल्स का मतलब टिश्यू है तो सेल्स का बना हुआ होगा, साथ में क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के भी दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ग्राउंड ग्लास सब्सटेंस, एक होगा फाइबर्स। ग्राउंड ग्लास सब्सटेंस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन्स या प्रोटियोग्लाइकन्स। और फाइबर्स में होंगे रेटिकुलर फाइबर्स, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर। अब ब्लड के अंदर क्या एब्सेंट होगा? फाइबर एब्सेंट होगा, समझ में आ रही है? और क्या प्रेजेंट होगा? फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी। जैसे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्राउंड ग्लास सब्सटेंस प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर क्या होगा? फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलते हैं अपन? प्लाज्मा। ब्लड के अंदर क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, ब्लड के अंदर होती है फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसके अंदर क्या एब्सेंट होता है? फाइबर एब्सेंट होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या एब्सेंट होता है। तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं ब्लड को? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है एक तो दो चीजों को आपस में जोड़ना, कनेक्ट, प्रोटेक्ट, सपोर्ट। कनेक्ट कैसे करती है? ब्लड एक सेल से दूसरी तरफ जाता है तो क्या कर रहा है? एक चीज सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहा है, समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जैसे मान लो ब्लड है, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है, फिर वहां से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है, तो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ रहा है, तो इसलिए ब्लड को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कनेक्ट करता है ये बॉडी के हर सेल को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है? ब्लड एक एक दूसरे को सप्लाई करके न्यूट्रिएंट्स की, समझ में आ रही है? जो अपन ने डाइजेशन करके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करे, उसको ब्लड एक सेल से दूसरे सेल के पास लेके जाता है, तो इसका क्या काम हो गया? कनेक्शन का काम हो गया। तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं ब्लड को। और साथ में कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन कैसी होती है? मेसोडर्मल। और ब्लड की भी ओरिजिन कैसी होती है? मेसोडर्मल। इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। क्यों? एक तो कनेक्ट करने का काम कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल को, साथ में प्रोटेक्शन का भी काम करता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर होती है डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज किससे फाइट करती है? इन्फेक्शन से फाइट करती है, तो प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है, साथ में कनेक्शन का कर रहा है, और मेसोडर्मल ओरिजिन भी है, इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स तो दिया हुआ है इसके अंदर प्लाज्मा,
तो इसके अंदर आ जाएगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फ्लूइड मैट्रिक्स भी सही है, कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट किसे कहते हैं? WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। जितने भी सेल्स होंगे ब्लड के अंदर उनको बोलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स भी होती है। फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड होता है। समझ में आ रही है? तो तीनों चीजें सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओनली आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। ब्लड के अंदर आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्लेटलेट भी होती है। तो फोर्थ और फिफ्थ गलत है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। समझ में आ गया? अब दूसरा ये क्वेश्चन देखो, ये अभी मैंने बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसिंग फ्रॉम ब्लड। फ्लूइड मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा को। तो प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड होता है, तो ये तो प्रेजेंट होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स ये भी प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, तो ये भी सही है। सी क्या हो जाएगा? वाटर। वाटर भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा किसका बना हुआ रहता है? मोस्टली वाटर का बना हुआ रहता है। फाइब्रोब्लास्ट एब्सेंट होते हैं, मैंने बताया था ब्लड के अंदर फाइबर्स एब्सेंट होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ब्लू से टिक कर लो इसको। इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट? बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। एक चीज याद रखना, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से हार्ट रेट को क्या करता है? डिक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है। और सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? इसका उल्टा, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। ये हो गया गलत। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कम करता है, इसमें इंक्रीज दिया हुआ है। रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ये दोनों को रिड्यूस करता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व इन कोगुलेशन? इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबुलिन। नहीं होगा, ग्लोबुलिन क्या करता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो इम्यूनिटी के अंदर काम में आता है, कोगुलेशन में काम में नहीं आता। ये ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस में काम में आता है, तो ये भी नहीं है। सीरम अमाइलेज, ये तो एक एंजाइम है, ये भी काम में नहीं आता। ये माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के काम में आता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर क्या आएगा? फाइब्रिनोजन ही बचा, यही आंसर होगा। ठीक है ना? देखते हैं अपन। वन ऑफ द फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। कौन सा फैक्टर रिक्वायर्ड होता है मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी? विटामिन B12। विटामिन B12 क्या करता है? मैच्योरेशन में हेल्प करता है। अगर ये एब्सेंट होगा तो आरबीसी क्या होंगे? मैच्योर नहीं होंगे, इमैच्योर रह जाएंगे। और बोन मेरो के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, अगर ये इमैच्योर रह जाएंगे तो बड़ी बड़ी आरबीसी बाहर आने लग जाएगी, लार्ज साइज आरबीसी, क्योंकि ये ढंग से मैच्योर ही नहीं हो पाई मेरो के अंदर, तो बड़ी बड़ी आरबीसी सर्कुलेशन में आ जाएगी। समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? बड़ी बड़ी साइज की आरबीसी बाहर आने लग जाती है। समझ में आ गई? बोन मेरो के अंदर से, उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, विटामिन B12। ये हेल्प करता है मैच्योर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला है न्यूक्लियस एब्सेंट इन न्यूट्रोफिल्स, यही इनकरेक्ट है और आंसर भी यही है। न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस कैसी होती है न्यूट्रोफिल्स की? सेगमेंटेड न्यूक्लियस। बहुत सारे सेगमेंट, ये न्यूक्लियस है, ऐसी न्यूक्लियस होती है सेगमेंटेड।
इसके अलग अलग सेगमेंट है। ये लोब, 3 लोब एक दूसरे से जुड़े हुए, 3 से 5 भी हो सकते हैं, कईयों के अंदर 5 लोब भी हो सकते हैं, कईयों में 2 लोब भी हो सकते हैं। तो अलग अलग मॉर्फोलॉजी की न्यूक्लियस होगी, अलग अलग तरीके की न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी न्यूट्रोफिल्स में। कई बाइलोब्ड होती है, कई मल्टीलोब्ड होती है, 2 से ज्यादा, कई सिंगल लोब भी होती है। तो अलग अलग लोब की न्यूक्लियस होती है। जैसे सिंगल लोब की होगी, बाइलोब यानी कि 2 लोब। ये 2 लोब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? फिलामेंट से। ये हो गई बाइलोब न्यूक्लियस, ये हो गई सिंगल लोब। एक होती है मल्टी लोब, जिसके अंदर बहुत सारे लोब होंगे। तो मल्टी लोब भी हो सकती है, बाइलोब भी हो सकती है। तो अलग अलग मॉर्फोलॉजी हो रही है न्यूक्लियस की, अलग अलग मॉर्फोलॉजी है न्यूक्लियस की। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, इसको न्यूट्रोफिल्स को। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरीके की न्यूक्लियस दिखती है अपन को। कई बाइलोब न्यूक्लियस होगी, कई सिंगल लोब होगी, कई मल्टी लोब होगी। तो अलग अलग लोब की न्यूक्लियस होगी इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स में। तो पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, पॉलीमॉर्फो मतलब अलग अलग तरीके की न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। इसलिए न्यूट्रोफिल्स का दूसरा नाम क्या होता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सेगमेंटेड हो गई, अलग अलग सेगमेंट प्रेजेंट है जो कि इस फिलामेंट से कनेक्टेड होते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है? न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स होती है। समझ में आ रही है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ए, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस होती है और इसमें एब्सेंट लिखा है। समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन देखो आप, विटामिन के हेल्प्स इन कोगुलेशन बाय। विटामिन के क्या करता है? हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन। और वो कहाँ बनता है? लीवर के अंदर। तो विटामिन के लीवर को हेल्प करता है। लीवर के अंदर रिएक्शन होती है प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन की। उस प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन रिएक्शन को कौन कैटेलाइज करता है? ये कैटेलाइज करता है। कौन? विटामिन के। तो अगर विटामिन के एब्सेंट होगा तो प्रोथ्रोम्बिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो जब प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो थ्रोम्बिन भी नहीं बनेगा और फाइब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो क्लोट नहीं बन पाएगा, तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा। इसलिए विटामिन के की डेफिशिएंसी में क्लोटिंग डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि क्लोट नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि विटामिन के क्या बनाता है? कैटेलाइज करता है रिएक्शन को जो प्रोथ्रोम्बिन बनाने के काम में आती है। और प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है? लीवर में। तो इसका आंसर होगा हेल्प्स इन सिंथेसाइज प्रोथ्रोम्बिन। समझ में आ गई? ये होगा इसका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जितने भी मैंने डिस्कस किए हैं। इनमें से 1 या 2 या 3-4 क्वेश्चन नीट यूजी में आ सकते हैं 2024 में। 2 तो पक्का आएंगे इस लेक्चर में से क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। समझ में आ गई? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।